कवर किया था, रेड ड्रॉप, इमर्सन इफेक्ट, काफी सारी चीजें थी वो हमने कवर किया था। बट अब इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, डार्क रिएक्शन तो पहला देखेंगे, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ये देखना जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट है ना, पहला रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम क्या क्या है ये रूबिस्को एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम क्या है, इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि इसमें एक वन बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है, इसमें वन बाइंडिंग साइट होगा। लेकिन कौन कौन इससे बाइंड कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसके साथ बाइंड कर सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी इसके साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाइंड होगा, समझ गए, जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेज रूबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो ये C3 मेनली C3 साइकिल में चले जाएगा। जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये C2 साइकिल अक्कर होगा, और ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी C2 साइकिल। और ये C3 साइकिल नाम कैसे पड़ा? इसी का नाम है। डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं C3 साइकिल भी कहते हैं, या तो रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं इसको, पाथवे कहते हैं। अब ये अक्कर कहां पे होता है? ये अक्कर है, अक्कर कहां पे होता है? एस्ट्रोमा में। कहां पे होता है? एस्ट्रोमा में अक्कर होता है। रिक्वायरमेंट और क्या क्या चाहिए था? एटीपी, है ना, एटीपी चाहिए था इसको, और NADPH चाहिए था। क्या क्या, एक रूबिस्को एंजाइम तो चाहिए, एटीपी भी चाहिए और NADPH भी चाहिए। अक्यूरेंस कहां पे होगा? स्ट्रोमा में। और ये क्या है? इन डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली क्या है? ये डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, ठीक है, बट इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली नॉट डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन, यानी वैसे देखो यहाँ पे क्या है? एटीपी और NADPH। यदि एटीपी और NADPH ना होगा तो ये डार्क रिएक्शन अक्कर हो ही नहीं सकता, इसलिए इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लाइट रिएक्शन हम कहते हैं इसको, डायरेक्टली नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट रिएक्शन। तो अब ये मैक्सिमम ये C3 साइकिल या तो रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, या तो डार्क रिएक्शन, ये आपको नियर अबाउट 85, ठीक है, 85% ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। राइस हो गया, बार्ली हो गया, इन सब प्लांट में मेनली क्या पाया जाता है?
ये डार्क रिएक्शन वो भी C3 साइकिल वाला ही पाया जाता है। इसमें क्या है, अब हम इसका पढ़ते हैं क्या, कैसे डार्क रिएक्शन का साइकिल होता है, वो कैसे अकर होता है, C3 साइकिल हम पढ़ते हैं मेनली। अब जाके हम पढ़ते हैं, देखो इसमें एक मेन मॉलिक्यूल रहेगा अपना CO2, है ना। इसमें क्या होता है, फिक्सेशन, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इसमें ये भी पॉइंट ही था अपना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि C3 प्लांट, C3 साइकिल जो है, साइकिल अक्कर कब होता है, जब इसको टेम्परेचर टेम्परेचर चाहिए था मॉडरेट। टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, C3 साइकिल, ये डार्क रिएक्शन कब अक्कर होगा, जब टेम्परेचर होता है मॉडरेट और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। तब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यदि कम है ना, तो ये C3 साइकिल अक्कर नहीं होगी, समझ गए। तब वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, उसमें प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगता है थ्रू द स्टोमाटा। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में एनवायरनमेंट में होगा, तो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, उसके कारण से फिर आगे ये C3 साइकिल अक्कर होता है। तो ये सारे मेन पॉइंट थे, क्या क्या रिवीजन एक बार होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, ATP, NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, वन बाइंडिंग साइट होता है जिसमें ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है। C3 साइकिल भी इसको बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। अक्कर कहां पे होता है, स्ट्रोमा में। ये डायरेक्टली नॉट डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन होता है और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लाइट रिएक्शन होता है। C3 साइकिल टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, C3 साइकिल में टेम्परेचर चाहिए तो मॉडरेट और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है। अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे, ठीक है। हम पिछला याद रखेंगे, हमने क्या क्या ATP यानी लाइट रिएक्शन के थ्रू हमने क्या क्या बनाया था, ATP बनाया था, NADPH बनाया था, है ना, ये याद रखना अपने को। लाइट रिएक्शन और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ था। ऑक्सीजन क्या था, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू क्या गया था, आउट मूव कर गया था एनवायरनमेंट में। डार्क रिएक्शन में चलो अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट में रहेगा, रिक्वायरमेंट में एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रह गया अपना। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो है राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर जाके आगे रिएक्शन अक्कर होता है, देखते हैं यहाँ कैसे अक्कर होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमने डार्क लाइट रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया था, CO2 एनवायरनमेंट में होगा, है ना, CO2 क्या है, एनवायरनमेंट में है। इस CO2 एनवायरनमेंट में है और इसके अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, CO2 किसकी सहायता से, राइबोलोज
राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिक्स यानी कि रिएक्ट करेगा, किसकी सहायता से, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम की सहायता से, ठीक है। ये दोनों रूबिस्को एंजाइम की सहायता से रिएक्ट करेंगे आपस में, ये इसको एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर जाके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, ये इसके साथ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, समझ रहे हो। रूबिस्को बिसफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसलिए, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या रखा गया था, रखा गया है C3 साइकिल, किसके नाम पे, इसके वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, समझ गए। अब देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, उसके बाद आगे रिएक्शन होगा, ठीक है, आगे क्या बनाएगा ये 1,3, और ये कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल बनाएगा, क्यों, तो 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, और इसके यहाँ पे 3 आते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे राइबुलोज फॉस्फेट में यहाँ पे कितने कार्बन है, 5, ठीक है, 5 इसमें होते हैं, और यहाँ पे 3 है, तो इस करके यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 5 और 1 यहाँ पे 6, तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। जब ये यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फेट यानी फॉस्फेट अटैच हुआ है ना, तो यहाँ पे 6 एटीपी यूज होता है, कितना एटीपी यूज होता है, 6 एटीपी मॉलिक्यूल, और एडीपी बना देता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, 6 एटीपी यूज होता है, समझ रहे हो, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। अब यहां से लेके कार्बोक्सिलेशन किसको कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है ना, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट कर रहा है और जाके प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां से लेके यहां तक वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, समझ गए। अब देखो यहाँ पे अब रिडक्शन प्रोसेस अकर होगा, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे एंजाइम लगता है, एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, और ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किसमें फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा।
अब देखो यहां पे क्या है, इसके यहां पे भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब यहां पे भी कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। जो आगे जाता है ना, इसका शॉर्ट है PGAL। अब ये क्या होता है, यहां से जब आगे जाता है रीजनरेशन के लिए, ये तो रिडक्शन प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस में 6 NADPH यूज होगा, याद रखना है। NADPH, ये भी ADPH NADPH DP में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लगेंगे इसके, 6 मॉलिक्यूल, है ना। तो 6 मॉलिक्यूल ये रिलीज करेंगे NADP। अब यहाँ पे एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल PGL का रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, PGL का रिलीज हो गया, जो कि आगे बनाने में क्या हेल्प करता है, शुगर। जो हमें विजुअल सबसे पहला कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च बन जाएगा, सबसे विजुअल पहला कंपाउंड ये है। सुक्रोज आगे जाके बनेगा, हम पहले इस साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बने, उसके बाद यहां से क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 मॉलिक्यूल होंगे। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जबकि स्टार्च में या तो ट्राइओस शुगर में बना रहा है, ट्राइओस शुगर नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो अभी कंपाउंड बना है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, समझ रहे हो। ये भी कितने का, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी है 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, राइबुलोज फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइबुलोज फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें चेंज हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में चेंज हो जाता है इसका। और यहाँ पे एंजाइम जो लगता है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, राइबुलोज फॉस्फेट काइनेज, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे किसका अटैचमेंट हुआ, काइनेज जहां पे गया ना, याद समझ लेना, फॉस्फेट अटैच हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो यानी इसका मतलब क्या है, ATP जरूर यूज हुआ होगा, है ना। तो ATP यहाँ पे कितना यूज हुआ है, 3 ATP, समझ गए, 3 ATP यूज हुआ है, और जाके बनाया है 3 ADP। फिर इसे उसी तरह से दोबारा ये साइकिल चलता पड़ेगा। और ये क्या है, रीजनरेशन, इस यहां से लेके रिडक्शन प्रोसेस ये हो गया, है ना। उसके बाद ये प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन, है ना। कार्बोक्सिलेशन, ये क्या है, रिडक्शन, और ये रीजेनरेशन। यानी हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबुलोज, ठीक है, बिसफॉस्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड करेगा और इसको एंजाइम की सहायता से फिर ये फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा, इसमें 6 ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे। उसके बाद फिर ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा, रिडक्शन प्रोसेस, इसमें 6 NADPH मॉलिक्यूल
यूज होगा और उससे एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिलीज 6-PgL से क्या हो जाएगा एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा PgL जो स्टार्च या ट्रायल शुगर बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनरेशन में 3 ATP यूज होंगे जो कि फिर से राइबोज बिस्फॉस्फेट बना देंगे। ये है मेनली यही है, लेकिन इसका मेन देखोगे C3 साइकिल ना बहुत खतरनाक है, यानी कि बहुत यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये रखा है, यहाँ पे काफी अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बनते हैं इसके बीच में, वो नहीं बताया क्यों, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, ना तो एग्जाम में आता है ना ही याद करने की जरूरत है उसे। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे ATP का देख लेते हैं कितने ATP यूज किसके कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब स्टार्च या ट्रायल शुगर बनता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर है, यहाँ पे स्टार्च या नीचे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। जब स्टार्च बन रहा होता है, ट्रायल शुगर बन रहा होता है, स्टार्च को बनने में ठीक है 6 ATP यूज हो रहा है और 6 ही NADPH बन है ना, यानी ट्रायोज शुगर को बनने में, समझ रहे हो, ट्रायोज शुगर को बनने में। जब हेक्सोज शुगर बनेगा तो ये एक मिलके, ठीक है देखो ये एक बार साइकिल चला 3 मॉलिक्यूल का बना है ना, 3 मॉलिक्यूल का शुगर बना है, तो उसे हम ट्रायोज बोलेंगे। अब इस साइकिल को यानी कि जब हेक्सोज शुगर बनाना है तो इस साइकिल को कितना बार चलाना पड़ेगा, हेक्सोज यानी 6 कार्बन की जरूरत होगी। यहाँ पे एक बार में 3 मॉलिक्यूल कार्बन 3 कार्बन जा रहे हैं तो 2 बार में 6 कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2 बार साइकिल चलेगा। ठीक है, 2 टाइम्स, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी मेन पॉइंट जिसको कहते हैं वो है, यानी हेक्सोज शुगर के लिए 2 टाइम्स साइकिल क्या होगा अक्कर होगा, समझ गए। जब भी हेक्सोज शुगर के लिए 2 टाइम साइकिल अक्कर होगा, तो ये यदि 2 टाइम साइकिल अक्कर होना है तो कितने ATP यूज होंगे और NADPH, एक साइकिल में 6 ATP यहाँ पे यूज हो रहा है और 3 ATP यहाँ पे यूज हो रहा है ना, 6 3 9 ATP और 6 NADPH, यानी कि हेक्सोज शुगर को बनाने में 9 ATP है ना और प्लस में 6 NADPH का इसका हम क्या कर देते हैं दुगुना, क्यों, क्योंकि 2 बार साइकिल अक्कर होना है। ठीक है, तो 18 ATP यूज हो रहा है और 12 NADPH यूज हो रहा है ना, ये बन जाएगा अपना। तो अब देखो, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए अब यहाँ पे आ रहा है, कंसेप्ट समझते जाओ। मैंने अभी तक कितना समझाया है कि ट्रायोज शुगर के लिए है ना कितने ATP यूज होंगे, 6 ATP यूज होंगे और 6 NADPH यूज होंगे ट्रायल शुगर के लिए। यहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस तो अलग है, यहाँ पे बन जाता है अपना क्या बन जाता है ट्रायल शुगर बन जाता है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे फर्स्ट साइकिल में, समझ गए। अब देखो ट्रायल शुगर के लिए 6 NADP और 6 NADPH 6 ATP और NADPH यूज हो जाता है। उसके बाद हेक्सोज शुगर के लिए क्या होता है 9 ATP प्लस NADPH का दुगुना, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन एक बार में एसिमिलेट होता है, फिक्स होता है, कार्बन का फिक्सेशन ही होता है। यहाँ पे क्या होता है डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, कार्बन फिक्सेशन, सिंपल यू कैन से। तो कार्बन यहाँ फिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार में 3 कार्बन फिक्स हो रहा है तो ट्रायल शुगर बनाएगा, 2 बनेगा, 2 बार साइकिल अक्कर होगा तो क्या बनाएगा हेक्सोज शुगर बनाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, यदि एक कार्बन को पॉइंट है, यदि एक कार्बन यहाँ पे एसिमिलेट हो रहा होता है ना, एक कार्बन एसिमिलेट होता है तो कितनी ATP कितने NADPH यूज होते हैं, ये दिमाग में रखो। 3 कार्बन में कितने ATP यूज हो रहे हैं 9, तो
एक में कितने होंगे, सिंपल है 3 एटीपी यूज होंगे, और NADPH 6, 3 में 6 NADPH यूज हो रहा है, एक कार्बन में कितने हो जाएंगे, एक कार्बन में कितने हो जाएंगे 2 NADPH, यानी एक कार्बन को फिक्स करने में 1 कार्बन को फिक्स होने में कितने एटीपी मॉलिक्यूल, 3 एटीपी मॉलिक्यूल लग रहे हैं, है ना, और प्लस में 2 NADPH के मॉलिक्यूल लग रहे हैं, समझ रहे हो। ये 1 कार्बन एक बार साइकिल कर चलेगा तो इतने हो रहा। तो अब देखो, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, क्या बनाना है अपने को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना है, 6 कार्बन के चाहिए, तो यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 बार साइकिल चलेगा, ठीक है, 6 बार इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार साइकिल अब ऑपरेट होगा, ठीक है। तो 6 बार क्यों, 1 कार्बन फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH का यूज हो रहा है, तो 6 कार्बन 6 साइकिल चलेगा तो जाके, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6 होता है ना, तो कार्बन कितने होते हैं 6 होते हैं, तो ये 6 कार्बन को फिक्स करने में कितना लगेगा, 6 साइकिल चलेगा, है ना, 6 साइकिल अकर होगा, 6 साइकिल अकर होगा तो जाके क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, समझ गए। तो ये था फंडा, बेसिक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये पूछते हैं। हेक्सोस शुगर बनने में कितना एटीपी लगेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा तो कितनी बार साइकिल ऑपरेट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें मेनली कितने प्रोसेस अकर हो रहे हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन, यही है। और उसमें CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट है। तो ये था डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट। इसके कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए और टेम्परेचर मॉडरेट, मीजोफाइटिक एरिया में जहां पे यानी वाटर मिले, ठीक है, अच्छा सा वाटर मिल जाता हो और थोड़ा 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, वहां पे ये प्लांट ग्रो करेगा और C3 साइकिल आसान तरीके से हो जाएगा, कोई इसमें एडेप्टेशन की जरूरत नहीं है। ये C3 साइकिल है। अब इसी से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे अब CO2 कंसंट्रेशन कहीं पे बहुत कम भी पाया जाता है और टेम्परेचर कहीं पे बहुत ज्यादा भी पाया जाता है ना। तो इसके साथ लगते ही हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक है साइकिल C2 साइकिल अकर होगा। C2 साइकिल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा कम की बात एक तरह से, तो ये हम डार्क रिएक्शन कर लिए, अब इसे मिटा लेते हैं। डार्क रिएक्शन इज कंप्लीटेड, है ना, अपना मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब देखो, ये तो था कि C3 साइकिल कहां पर करना है, C3 साइकिल हमने बात करी थी जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है, और CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, इसे बहुत ज्यादा चाहिए होगा। यदि मान लो कहीं पे कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत लो होता है, बहुत ही ज्यादा लो, यानी कि CO2 कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, बहुत ज्यादा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई होगा, CO2 कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा,
प्लांट ना फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, इसी को हम बोलते हैं C2 साइकिल। ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। तो C2 साइकिल का कंडीशन क्या बन गया? C2 साइकिल का कंडीशन क्या है? टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, और O2 का कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई होगा, और इसका O2 का भी यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत ही लो होगा। ये C2 साइकिल ऑपरेट होने का कंडीशन है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। यानी फोटो रेस्पिरेशन का मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड यूज ना करके ऑक्सीजन यूज कर रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। और फोटो रेस्पिरेशन यही हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत लो है तो उसका यूज ही नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा प्लांट हाई टेम्परेचर में, सिंपल है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि, और ये C2 साइकिल समझ लेते हैं। ये C2 साइकिल अक्कर कहाँ पे हो रहा होता है? ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स में अक्कर हो रहा होता है। एक है पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोकरेंस, और CURRENC, एंड अकरेंस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद जाके होता है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में। उसके बाद जाके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी रिएक्शन कंप्लीट कहां पे? C2 साइकिल कंप्लीट कहां होता है? इन तीनों, ठीक है, इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स में जाके कंप्लीट होता है, समझ गए? यानी कि अब C2 साइकिल का फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन क्या था? हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर क्या चाहिए? बहुत ज्यादा है होगा, उसके बाद ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत कम होगा। अब यहाँ पे सेम है, रूबिस्को है ना, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करेगा, ये याद रखना, वो करेगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड। आगे देखिए, देखो अब हम साइकिल की ओर तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन समझ में आ गया? फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज नहीं करेगा इन हाई टेम्परेचर। बस ये है फोटो रेस्पिरेशन। अब हम इसका C2 साइकिल पढ़ लेते हैं। अब ये C2 साइकिल, पहले C2 साइकिल अक्रेन पढ़ने के लिए हमें एक तीन खाने बनाने होंगे ना, 3 सेल ऑर्गेनेल हैं तो 3 खाने बनाने पड़ेंगे हमें। दूसरा और ये तीसरा। देखो ये क्या था? अपना पहला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पेरोक्सिसोम। चौथा, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज बिस्फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं पूरा नाम ना लिख के शॉर्टकट यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे खाने में हमें एडजस्ट करना है। तो अब कंडीशन क्या था C2 साइकिल का? C2 साइकिल है ना, क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा? वेरी है ना। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा? O2 का कंसेंट्रेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन
अंदर आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आएगा। अब यहाँ पे के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, है ना, आरयूबी के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट। फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट बन जाएगा, समझ रहे हो। ये ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड किया तो फॉस्फोग्लाइकेट बनेगा, उसके बाद ग्लाइकोलेट बन जाएगा, ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से किसमें, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। फिर ये ग्लाइऑक्सीलेट बन जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट बन जाएगा। उसके बाद ग्लाइऑक्सीलेट से क्या हो जाएगा, यहां पे ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बनता है यहाँ पे, ग्लाइसिन बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल का। अब ग्लाइसिन इसके अंदर आ जाता है ना, यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइसिन से जब सेरीन बनता है ना, यहां पे पॉइंट है, देखो पहले क्या बना, रिबुलोज बिसफॉस्फेट है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, फिर ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइक्सिलेट, कहाँ पे बनता है, पेरोक्सीसोम में। फिर ग्लाइक्सोलेट ग्लाइसिन में चेंज हो जाता है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप ऐड हो जाता है, तो फिर क्या बन जाता है, क्या बनता है, पेरोक्सीसोम में ग्लाइसिन बन जाता है। ग्लाइसिन से फिर क्या बनता है, सेरीन। जब सेरीन बनता है ना, तो यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और एक अमोनिया अमीनो ग्रुप भी रिलीज होता है। तो अब देखो, हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी यूज होता है, एनएडपी यूज होता है। और प्लांट क्या करता है, फिक्सेशन बना रहा होता है ना। एक ही प्लांट में जरूरी नहीं कि एक प्लांट है मान लो, उसमें C3 साइकिल अकर हो रहा है और C2 साइकिल अकर नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। C3 साइकिल भी अकर होगा एक ही प्लांट में और C2 साइकिल भी अकर हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि C3 साइकिल अकर होता है, उसमें कितने एटीपी खर्च करके, हमने पढ़ा था 18 एटीपी यूज करके, है ना, 18 एटीपी यूज कर रहे थे और 12 एनएडीपी यूज करके कितने 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया था, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली तरीके से रिमूव कर रहे हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस है। ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है। अब ये सीरीन क्या आएगा, सीरीन इसमें आ जाएगा, सीरीन। उसका यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी पायरुवेट बन जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी पायरुवेट। यहाँ पे फॉस्फो, पहले तो ग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। उसका फॉस्फो ग्लिसरेट बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्लिसरेट से क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट। और ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड या तो चाहे तो क्या कर सकता है, C3 साइकिल में जा सकता है ना, या फिर ये क्या C3 साइकिल में कर हो सकता है, और ये तो चाहे तो आरयूबी बना के फिर से ऑक्सीजन की सहायता से ये साइकिल अकर कर सकता है। तो मेनली इस प्रोसेस में क्या है, एक चीज यहाँ पे रह गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, ग्लाइकोलेट जब बन रहा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन यूज करता है प्लांट, ठीक है। तो और बनाता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। एक चीज यहाँ पे पॉइंट रह गया, बाकी सब सही है, ठीक है। ये था अपना, ये इसको क्या कहते हैं, C2 साइकिल, इसी को हम C2 साइकिल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो पहला कंपाउंड बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये क्या है, 2 कार्बन।
RUBP है ना, RUBP ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के लिए तो वही बाइंड करेगा, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, फिर ग्लाइकोलेट बनेगा, फिर ग्लाइकोलेट से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट बन जाएगा पेरोक्सिसोम में, फिर ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन से सेरीन जब बनता है तब वेस्ट फूड प्रोसेस होता है, CO2 रिलीज कर जाता है, मतलब 18 ATP प्लस में कितने, एक कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन को 3 ATP और 2 NADPH लग जाता है, वो आसान तरीके से यहाँ पे क्या इस साइकिल के थ्रू रिलीज होता है, इसलिए वेस्ट फूड प्रोसेस होता है। फिर उसका पॉलीहाइड्रोक्सी पायरुवेट रिलीज होता है, उसका ये क्या होता है, ग्लिसरेट में चेंज होता है, फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होकर फिर क्या होता है, या तो ये C3 साइकिल में जाता है या तो फिर से RUBP के साथ कन्वर्ट होकर इसमें जा सकता है। समझ गए, C3 साइकिल के थ्रू RUBP में चेंज होता है। तो ये था C2 साइकिल। कंडीशन हमें क्या क्या पड़ा, इसको चाहिए O2 का कंसंट्रेशन हाई, ठीक है, और टेम्परेचर भी बहुत हाई चाहिए, तब ये जाके प्रोसेस अक्कर होगा। यहाँ पे पॉली नहीं होगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनेगा, ठीक है, सॉरी गलती हो रही, हाइड्रोक्सी पायरुवेट नाम में कई सारे हैं तो इसका थोड़ा मिस्टेक होता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनेगा, ठीक है, फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट जाके ग्लिसरेट में चेंज होगा। तो ये था अपना C2 साइकिल। अब C2 साइकिल देखो, इसमें कुछ याद करना उतना है नहीं, आप ये नाम जो नाम के पीछे इतना चक्कर, थोड़ी बहुत सा गलती होता है तो मास्टर सही कर देता है, लेकिन आपने मेनली याद रखना कि C2 साइकिल अक्कर क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट याद रखना, जैसे RUBP है, RUBP से फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट कहाँ पे बना है ये याद रखना, ग्लाइकोलेट कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सीलेट कहाँ पे बनता है, पेरोक्सिसोम में, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अमीनो ग्रुप कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट कहाँ पे बन रहा है, पेरोक्सिसोम में बन रहा है, ग्लिसरेट कहाँ पे बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में आके बन रहा है, ठीक है। इसको वेस्ट फूड प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि C3 के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 3 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज करके एक कार्बन का फिक्सेशन हो रहा होता है, लेकिन C2 प्रोसेस, C2 साइकिल जब अक्कर होता है तो आसानी से CO2 रिलीज हो जाता है, जिसके पीछे हमने काफी सारी एनर्जी लगाए होते हैं, वही बेकार हो जाता है, तो उस वजह से इसे वेस्ट फूड प्रोसेस माना जाता है। और ये 3 सेल में अक्कर होता है साइमल्टेनियसली कोरोस्पोंडिंग, पहले क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पेरोक्सिसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये तीनों मिलकर कंप्लीट C2 साइकिल प्रोसेस करते हैं। अब ये वेस्ट फूड प्रोसेस से बचा कैसे जाए, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट फूड प्रोसेस है। अब प्लांट ने एडेप्टेशन, हमारी बॉडी में तो क्या एडेप्टेशन, गर्मी आती है, पंखा AC कूलर सब चीज चलता है, उसके बाद ठंड में हम जैकेट पहन लेते हैं, इसके लिए भी कुछ होगा प्रोसेस जिसके कारण से वाटर लॉस ना हो, ये वेस्ट फूड प्रोसेस ना हो, इसके लिए भी एडेप्टेशन प्लांट ने किया हुआ है, वो हम आगे C4 साइकिल जैसे हो गया, ठीक है, CM मेटाबॉलिज्म, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये दो एडेप्टेड किया हुआ प्लांट में, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इतना ही, थैंक्स।